बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुल के बोल के साथ मैं हूं एतजाज नकी। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे कि जुडिशल कमीशन का सिंगल एजेंडा इजलास जो था आज वो बेनतीजा ख़त्म हो गया है। उसकी क्या वजूहत हैं? इसके साथ साथ आज अख्तर महंगल, मुस्तफ़ा नवाज खोखर, फहमीदा मिर्ज़ा और मोहसिन दावर ने सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज किया है। और इसके साथ हम बात करेंगे कि JUI फे ने बानी PTI से मुलाकात करने का फैसला किया है। इसके सियासी असरात क्या होंगे? और इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ का सवाबी में आइंदा रोज़ जलसा होने जा रहा है, उसका भी जिक्र करेंगे। और फिर पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से इंडिया ने आने से इनकार कर दिया है ये, और उसमें जो मोहसिन नकवी साहब की कामयाबी है या नाकामी है, इसका भी जिक्र करेंगे। और साथ ही हम बात करेंगे पंजाब में स्मॉग जो है उसमें मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है, क्या इकदाम हैं। पैनलिस्ट में हमारे साथ मौजूद हैं कमर मेकन, सलमान हैदर, सलमान अनीस और उमर दराज कोदल। मैं तमाम पैनलिस्ट को वेलकम करूंगा। और कमर मेकन साहब, आपसे जानना चाहूंगा, आज चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ और किसी नतीजे पर, यह सिंगल एजेंडा था लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके हैं। क्या समझते हैं, क्या वजह है, क्या रुकावटें थी कि आज बेनतीजा ये इजलास खत्म हुआ है? बहुत शुक्रिया। देखिए, आज का जो इजलास था वो सिर्फ इस मुतालिक था कि हाई कोर्ट जो सिंध है उसके अंदर आईनी बेंच के हवाले से आज नया बेंच जो है वो बनाया जाना था, लेकिन दो अरकान जो है उनकी गैर मौजूदगी की वजह से इजलास जो है वो मुलतवी करना पड़ा। बज़ाहिर तो एलामिये में ये बताया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ जो अंदर की खबर है वो भी हमारे पास पहुंची है कि इस वक्त सिंध के अंदर जो आईनी बेंच बनाया जा रहा है या बनाने के लिए कुछ नाम जो ज़ेर गौर हैं उन पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेफाक राय नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से ये सिंध हाई कोर्ट के अंदर ये बेंच बन पाया। बिल्कुल आपने सही कहा, सिंगल एजेंडा ये आज इजलास था और ऐन मुमकिन था कि सिंध के अंदर भी ये मामला हल हो जाएगा और आईनी बेंच आज बन जाए, लेकिन नहीं बन सका। इसके ऊपर अब अगले इजलास तक इस चीज को मुलतवी किया गया 25 नवंबर तक। लेकिन एक चीज जो है उस पर हतमी फैसला हो गया है कि 25 नवंबर तक अगर कोई आईनी केस सिंध हाई कोर्ट के अंदर आएगा तो वो सिंध हाई कोर्ट के तमाम जजेस जो हैं वो आईनी जजेस तस्वुर किए जाएंगे और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जो है वो जो भी बेंच बनाएंगे उस आईनी मुकदमे को सुनने के लिए वो जजेस जो है वो आईनी जो मुकदमा होंगे उनकी समाअत जो है वो आसानी से कर सकते हैं बगैर किसी रोक टोक के। ये एक इख्तियार जो है वो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को आज दे दिया गया है। बहरहाल इजलास बहुत देर तक चलता रहा। इजलास का जो एजेंडा था वो तो बड़ा सिंपल और सीधा साधा था। दूसरा, इजलास के अंदर फिर आज ये भी इतला मिली कि बड़े अच्छे अच्छे खाने भी खिलाए गए हैं शुरका को। अच्छा। और खाने के दौरान फिर आज जो जाहिर है अब अदलिया ने खुद भी इस चीज का रास्ता खोल दिया है कि सियासतदान आकर डायरेक्ट उसमें मुदाखलत करे, क्योंकि अब 4 सियासतदान भी आपको पता है जुडिशल कमीशन के अंदर बैठे हैं, तो कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स भी फिर होती है। जाहिर है सियासतदान फिर अपनी उस अब मैं यूं कहूँगा आदत से मजबूर होते हैं कि वो सियासी फायदा हर जगह लेने की कोशिश करते हैं। बहरहाल आज तहरीक इंसाफ की तरफ से उमर अयूब साहब ने वहां पर खाने के दौरान फिर कुछ अल्फाज ये भी अदा किए, जी हम तो दहशत गर्द भी हैं, यानी कि एक तरफ तो वो जुडिशल कमीशन का हिस्सा है और जजेस और आईनी बेंचेस की जो तश्कील है वो करते हैं, और दूसरी तरफ वो दहशत गर्द भी हैं। सही है। बहरहाल ये इतने लाइटर नोट के ऊपर आज बात हुई है कि फिर उसको इतनी ज्यादा जाहिर है अहमियत तो नहीं अहमियत दी नहीं गई, दी गई, लेकिन ठीक है। अगर ये बात ना होती मेरी जाती राय में तो वो ज्यादा बेहतर था, क्योंकि एक जुडिशल फोरम था, उसको उसी तरह से डील किया जाना चाहिए। और सियासत अगर वहां पर चली जाएगी और चीजें वहां पर सियासत की डिस्कस होना शुरू हो जाएगी तो फिर उसमें जाहिर है मसाइल फिर पैदा होंगे खराबी यकीनन, पैदा होना और शुरू हो जाती है। उसकी जो अहमियत है वो टेक्निकली खत्म हो जाए। अच्छा, इसके साथ साथ सलमान हैदर, आपके नज़दीक आप क्या समझते हैं कि क्या सिंध हाई कोर्ट में कोई हुकूमत की हाँ में हाँ मिलाने वाला जज मौजूद नहीं था, या आपके नज़दीक क्या वो वजूहात हैं, क्या वो रुकावटें हैं जिसकी वजह से ये इजलास जो है वो बेनतीजा ख़त्म हुआ और फिर 25 नवंबर तक, जैसे अभी कमर ने भी बताया, कि वो आइनी केसेस जो है वो सुन सकेंगे? अच्छा, पहली बात, हर चीज की ना मेन में बेशक हम लोग निकाल लें, लेकिन सबसे बड़ी दो वजह है ना कि जस्टिस जमाल मंदोखेर नहीं है उसके अंदर, और सॉरी हाँ, जस्टिस जमाल मंदोखेर नहीं थे, और उसमें एक सीनियर तरीन वकील जो है उसके मेंबर, उनकी बेगम की तबीयत नासाज थी। तो जब कमीशन ही मुकम्मल नहीं था तो ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज तो थी नहीं कि उसको करना आज बहुत ज्यादा जरूरी था। मेरे लिए इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास था, जिसने आज अपनी एग्जिस्टेंस शो की।
वो जो इजलास था ना, क्योंकि वो इतना ही हेक्टिक था, क्योंकि आज पहली बार 6 जजेस का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन 6 जजेस का खत को टेकअप किया गया, जिसको दाखिल दफ्तर क्या कहीं वजन के नीचे दबा दिया था जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने, ये कह के कि जब से मेरा दौर शुरू हुआ उस दौर में तो मैंने कभी भी एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत नहीं देखी। और इन 6 जजेस का मानना बिल्कुल डिफरेंट है कि एग्जीक्यूटिव हसास इदारे हमारे फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं और कुछ भी है। वो खत ने अच्छी खासी भौचाल मचाया था। फिर उस खत को लेके बलूचिस्तान हाई कोर्ट से फैसले हुए थे, उस खत को लेके लाहौर हाई कोर्ट के उस वक्त चीफ जस्टिस जस्टिस शहजाद मलिक साहब, उन्होंने बड़ी तगड़ी स्टेटमेंट्स कुछ फंक्शंस के अंदर दी थी। फिर वो सरगोदा वाले एडीसी जज वाला मामला भी बीच में आ गया था। मेरे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास, जिसमें चीफ जस्टिस जस्टिस याहिया अफरीदी थे, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे, जस्टिस मुनीब थे, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस आमिर फारूक थे, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। मेरे लिए वो ज्यादा आम था, क्योंकि बात छेड़ दी गई है, और वो बात ना सिर्फ छेड़ी गई है 6 जजेस के, और अगले इजलास को जहां तक मुलतवी किया गया है उस वक्त तक ये बात इंश्योर की गई है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइन किए जाएंगे, और ये बात कंफर्म की गई है कि हाँ, मखसूस एजेंसियां मुदाखलत करती हैं, थ्रेट करती हैं, फैसले पर असरअंदाज होने की कोशिश करती है। ये बात डिस्कस भी हुई है और ये बात स्टैब्लिश भी हुई है कि मुदाखलत होती है, और ज़ाब्ता इखलाक के हवाले से हम आइंदा इसके लायमल पूरा बनाएंगे। मेरे लिए ये इजलास ज्यादा आम था। ठीक है सलमान, आप जैसे आईनी काम हो रहे उधर जी, यकीनन आप रूल्स की बात कर रहे हैं जुडिशल काउंसिल के इजलास के हवाले से भी, लेकिन सलमान अनीस, इस जुडिशल कमीशन के इजलास की बात कर रहे हैं, इसमें तो एक तो ये मामला था सिंध हाई कोर्ट पे जाहिर है, इसके साथ साथ 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से कोड ऑफ कंडक्ट पे भी गौर किया गया है। तो आप क्या समझते हैं कि ये 26वीं आईनी तरमीम का कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो कोई अब बनाया जाएगा, क्या पहले जल्दी की सिलेक्शन में भूल गए थे? हो जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट इज़ गोइंग टू टेक देयर टाइम, द जजेस आर गोइंग टू टेक देयर टाइम। आप और मैं इसी तरह टॉक शोज़ के अंदर इसके ऊपर इस्तफसार करते रहेंगे, अपनी आरा का इजहार करते रहेंगे। जिन्होंने जो काम करना है वो कर रहे हैं, लेट देम डू व्हाट दे आर डूइंग। आपकी मेरी राय से और आपकी मेरे एनालिसिस को बहुत ज़्यादा उन नतीजों के ऊपर और उन जजेस की सेहत के ऊपर कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। आप गुज़िश्ता जो माहों के अंदर ये काम देख चुके हुए हैं, सितंबर अक्टूबर बड़ा हैपनिंग रहा हमारी पाकिस्तान की जुडिशल तारीख़ के अंदर, और नतीजा बिल्कुल उसके बरक्स था जो अवाम या आप और हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि शायद ये तरामीम पास ही नहीं होंगी। उसके बाद ये जो पाप ऑर्डिनेंस जिसे हम कह रहे थे, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, उसके हवाले से जो है बड़ी गुफ्तगू हुई। लेकिन इवेंचुअली अगर आप देखें नकी, तो जिन्होंने ये पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी बनाई है, जिन्होंने ये पूरी बिसात बिछाई है, वो बहुत बखूबी अपने अहदाफ पूरे कर रहे हैं और वो बिल्कुल ठीक चले जा रहे हैं। अब आप बलोते रहे मामलात को कि इसने एप्लीकेशन दे दी, उसने दे दी। अब मैं तो ये आपसे ऑफ द एयर यही बात कर रहा था कि अब ये जो इन्होंने यूनेस्को चैलेंज किया है, इसका नंबर कब लगना है? मेरा ख्याल है 2037-36 तक कोई आप इसका फैसला मुतवक्का करें। जब इधर नंबर आएगा तो देखेंगे इधर नाल की करना है। ठीक तो अभी तो बहुत सारी चीज़ें वैसे भी ग्रे के अंदर है ना, कानून के अंदर जो रीराइटिंग की गई है उसकी इंटरप्रिटेशन के अंदर वो जाएगा, चैलेंज होगा, इस्तफसार होगा, तो लगा रहेगा ये काम। अभी चलेगा, मतलब बहुत ज़्यादा चलेगा, कार्रवाई है, बिल्कुल जी बिल्कुल। और इसके अंदर से निकलना कुछ भी नहीं है मेरा प्यारा भाई। ये आपको, हमें, अवाम को मसरूफ़ रखने के लिए एक एक्टिविटी है, चलती रहनी चाहिए। अच्छा है, लोगों को पता लगना चाहिए कि कैसे कवानीन बनते हैं, तोड़े कैसे जाते हैं, वे अराउंड कैसे बनाया जाता है और क्या कुछ हो रहा है। तो लोगों की एजुकेशन के लिए भी अच्छा है, थोड़ी एंटरटेनमेंट के लिए भी अच्छा है। अच्छा, ये एजुकेशन है सबके लिए। ठीक है, देखे ना, आप लोगों को आज से पहले पता था कि कितने मेंबर चाहिए होते हैं और कितने नहीं चाहिए होते और जोड़ तोड़ कैसे होता है। हम बैठे हुए थे कबले मसीह के दौर में, जहाँ छांगा मांगा के जो है ना वो तस्करे किए जाते थे। हुन तक को किए है सितंबर अरकान असेंबली आपके सामने जो है वो उठाए गए वहाँ से, और स्पीकर साहब क्या करते रहे, वहाँ के लोकल स्टाफ को वो फायर करते रहे। तो देखें, इससे ज़्यादा जो यू नो लम्हा फिक्रिया वो पाकिस्तानी तारीख में आ नहीं सकता और जुडिशल हिस्ट्री में तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें उमर दराज गोंदल, आप क्या समझते हैं? अब सिंध हाई कोर्ट को अब 25 नवंबर तक आईनी केसेस सुनने की इजाज़त दे दी गई है। क्या वहाँ पे कोई 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से तवक्को की जा सकती है कि केस सुना जाएगा? देखिए, केस तो ज़ाहिर है जो भी आईनी मैटर आएगा, जिसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन मैटर आएगा, वो तो सुनने के हवाले से हर कोर्ट में ही आएगा।
तो लेकिन चूंकि उसकी एक बाइंडिंग ये भी थी कि जो मुतलका सूबा है उसकी सूबाई असम्बली करारदाद मंजूर करे, तो सिंध की असम्बली ने वो करारदाद मंजूर कर ली थी। अब जहां तक ये बात है कि उसमें इस बुनियाद के ऊपर कि 2 मेंबर्स मौजूद नहीं है तो एडजर्न हुआ है, ये बात ठीक नहीं है। उसकी वजह ये है कि अगर आपको याद हो पहले इजलास के अंदर भी इसको पॉइंट आउट किया था पीटीआई की जानिब से कि कोरम पूरा नहीं है। फिर हमने उस इलामिया के अंदर देखा था कि मेजोरिटी वोट के साथ ये तय पाया था कि अगर कोई बंदा मौजूद नहीं है तो उसकी बुनियाद के ऊपर इजलास नहीं रुकेगा। अब इतलात की आ रही है कि तहरीक इंसाफ ने वहां पे ये पॉइंट उठाया है कि आप जब ये कह रहे हैं कि जो जजेस हैं इनकी प्रोफाइल्स मंगवाएं, इनकी कारकर्दगी मंगवाएं, उसके ऊपर एक डिबेट होनी चाहिए, डिबेट होने के बाद ही होना चाहिए। चलें, ये एक अलग मैटर है, ये तो इनसाइडर है या जो भी खबर वहां से आती है। दूसरी बात ये है कि आज आपने ये किया कि आपने कहा कि 25 तारीख तक चूंकि फिर जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया जाएगा तो तब तक सिंध हाई कोर्ट के तमाम जजेस जो हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का मेंबर तस्वुर किया जाएगा। ये फार्मूला आपने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अप्लाई क्यों नहीं किया? वहां पे भी किया जा सकता था। और चूंकि जो आपने वहां पे बेंच बनाया है और उस हवाले से बहुत सारी बातें हैं कि आपने चूंकि दुनिया जहान के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन का मैटर होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उसमें कोशिश की जाती है कि सीनियर तरीन लोग बैठे। जिस तरह इंडिया में हमने देखा कि 5 सीनियर तरीन जजेस बैठते हैं, लेकिन हमने कहा नहीं, हमें सीनियर जजेस नहीं चाहिए, हमें अपनी पसंद के जजेस चाहिए। और फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के कितने एक्सपर्ट हैं वो हमें कोर्ट रिपोर्टर्स बहुत बेहतर बता सकते हैं। जब से वो सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, अगर कोई उनकी एक भी रिपोर्टेड जजमेंट हो तो वो जरूर सामने आनी चाहिए कि ये इस हवाले से उनको लाया गया। अब लगता ये है कि अब ये मैटर चूंकि गवर्नमेंट के हाथ में आ गया है और आज उस हवाले से जो पिटीशन भी आई जिसमें हमने देखा कि मुस्तफा नवाज खोकर है, अख्तर मेंगल हैं, इवन जिनके अपने रुकन के हवाले से है, मोहसिन दावड़ है, ये सारे लोग उसमें शामिल थे, फहमीदा मिर्जा साहब सिंध से थी। वो पिटीशन इंपॉर्टेंट है। अब देखें इसमें इतने ज्यादा वो कॉम्प्लिकेशंस हैं कि मिसाल के तौर के ऊपर आप इस पिटीशन को टेक अप करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में कौन सुनेगा इसको? क्या वो 7 रुकनी बेंच सुनेगा जो खुद इसका बेनिफिशियरी है इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का? फिर एक और सवाल है कि तहरीक इंसाफ एक दरखास्त लेके आई हुई है कि हमारे फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, जो मखसूस सीटों वाला है वो फुल कोर्ट का फैसला है, 13 जजेस का फैसला है। उन 13 जजेस के फैसले को क्या अब 7 जजेस जो है उसका रिव्यू सुनेंगे? ये बहुत सारी चीजें हैं। मेरे ख्याल से ये हमें नजर आ रहा है कि चीजें बड़ी स्मूथ हैं, चीजें बड़ी ठीक हैं, ऐसा है नहीं है। ये बहुत ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशंस आएंगी चीजें आने वाले दिनों के अंदर। और फिर जिस तरह कमर मेगन बता रहे थे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान चीजें हैं, तो ये बुनियादी तौर पे एक बारगेन है, ये वो एक लेन देन है कि आप हमें यहाँ अकोमोडेट करें चूंकि वो चाहेंगे हम आपको वहां कि कर इस देंगे, में हमारी ठीक है। आसानी पैदा की जाए, वो कहेंगे जी आप विफाक में आसानी पैदा करें, तो ये इससे लेकिन ज्यादा अब यही सूरत हाल है। अब उमर दराज जैसे ये बात कर रहे हैं, कमर मेगन साहब मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, ये जो 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, चले सिंध हाई कोर्ट में तो लगे केस ना लगे, मुकदमा सुना जाए या सुना जाए सूबाई सतह पर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अब बहरहाल चैलेंज किया गया और फहमीदा मिर्जा हैं, मोहसिन दावड़ हैं, मुस्तफ़ा नवाज खोखर हैं, अख्तर मेंगल हैं, बड़े पॉलिटिकल ये नाम हैं। आप क्या समझते हैं सुप्रीम कोर्ट से क्या तवक्को है? क्या सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा ये? देखिए ये जब भी 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ ये केस समाअत के लिए मुकर्रर होगा तो बदकिस्मती से ये लगेगा उसी आईनी बेंच के अंदर ही जो 26वीं आईनी तरमीम के ही बेनिफिशरी हैं, जो बेंच के अंदर मौजूद हैं, और वो सरबराही में होगा जस्टिस अमीनुद्दीन खान के। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि 26वीं आईनी तरमीम को तो चैलेंज किया जा रहा है, लेकिन जैसे उमर दराज गोंदल ने कहा कि ये 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज किए जाने की दरख्वास्तें भी उसी बेंच में लगेगी जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद बनाया गया। और हैरानकुन तौर पर उसके जो सरबराह हैं वो अमीनुद्दीन साहब हैं। अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट की है उसमें तीसरे रुकन अमीनुद्दीन साहब हैं। तो आज इसी बात को मद्देनजर रखते हुए वहां पर मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब से सवाल किया गया कि क्या आपको लगता है कि जिस तरमीम के बाद बनने वाला बेंच इस वक्त मौजूद है, आईनी बेंच, उसी में आपकी दरख्वास्त लगेगी तो आपको इंसाफ की कोई उम्मीद है? इसके ऊपर उन्होंने कहा कि हमें इंसाफ की उम्मीद नहीं है क्योंकि ये बेनिफिशरी हैं उसी तरमीम के जिसको हमने चैलेंज किया है। तो ये फुल कोर्ट के सामने लगना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को कोई ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम का मामला है ये फुल कोर्ट में जाए, क्योंकि जब तक ये फुल कोर्ट में नहीं जाएगा ये मुतनाज़ा ही रहेगा। और इसके ऊपर मेरे ख्याल में पिछले हफ्ते जो जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास के बाद मिनट्स ऑफ द मीटिंग
जारी भी किए थे, उस वक्त चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के पास भी एक बेहतर मौका था कि वो इस केस को 26वीं आईनी तरमीम के मामले को, जो कि पहले भी 3-4 दरख्वास्तें आ चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट में, फुल कोर्ट के सामने लगा देते। अब फुल कोर्ट के सामने लगाने के दो तरीक़ेकार हैं। एक तो इसको इंतजामी बुनियादों पर सामने रखा जा सकता है और उसके बाद फिर फैसला किया जा सकता है कि फिर इसको आगे जुडिशियल साइड पर लेकर जाना है या नहीं जाना, या फिर जो उस वक्त प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत कमेटी थी 3 रुकनी, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, मंसूर साहब और मुनीब साहब, उन तीनों जजेस का ये इख्तियार था कि वो इसको इंतजामी बुनियादों से हटाकर जुडिशियल साइड पे फुल कोर्ट के सामने रखते थे और फिर इसके ऊपर समाअत हो जाती। फिर जब समाअत होती तो तमाम दरख्वास्त गुजार उन सबको क्लब करके एक ही जगह पर बुला लिया जाता और वहां पर तमाम के तमाम अपनी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अपनी जो गुजारिशात हैं, जो उन्होंने चैलेंज किया हुआ है, वो वहां पर आकर रखते और जिसकी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं बेहतर होते उसको अडॉप्ट कर लिया जाता। आईनी तरमीम उड़ भी सकती थी। अब भी ये मौका मौजूद है, अच्छा, ये तरीक़ेकार अब भी अपनाया जा सकता है। लेकिन अब चूंकि आईनी तरमीम के बाद फिर जो कानून साजी हुई है उसको अगर देखें तो ये सबसे पहले केस जाएंगे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर, जिसमें मंसूर साहब और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और अब अमीनुद्दीन साहब आईनी बेंच के सरबराह होने की वजह से वहां मौजूद हैं। वहां पर ये केस डिस्कस होंगे और फिर इनको आईनी बेंच में भेजा जाएगा। अब आईनी बेंच में जब ये मामला जाएगा तो वहां से तो किसी तरह से भी इनके ऊपर इंसाफ की तवक्को इन दरख्वास्त गुजारों को नहीं रखनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कमर बेकन साहब, टाइम इज ओवर। हमने ये कैलकुलेशन जी जो की, उसके अंदर इस वक्त 7 जजेस जो हैं वो मौजूद हैं और 7 जजेस में से अगर हम बगौर इन चीजों को देखें तो 4-3 से, या इसको अगर हम यूं कहें कि 5-2 से जजेस जो हैं ऑलरेडी मुख्तलिफ वजूहात पर मुख्तलिफ जगहों पर अपना माइंड वाजे दे चुके हैं। तो ये मामला मेरे ख्याल में मजीद उलझता चला जाएगा जब तक फुल कोर्ट बिठाकर इस सारे मेस को खत्म नहीं किया जाएगा। तो फिर फुल कोर्ट के हवाले से फिर वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी वाला मामला आएगा। तो अब यकीनी तौर पर ये कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं और आने वाले दिनों में मजीद जब उलझने, कन्फ्यूजन और कॉम्प्लिकेशन सामने आएगी तो उसको किस तरह से ठीक किया जाएगा ये भी हमें देखने में मिलेगा। लेकिन सलमान हैदर साहब, थोड़ा पॉलिटिकल साइड पे देखते हैं तो हमने देखा है कि अब JUI-FA ने यह फैसला कर लिया कि वो बानी PTI से मुलाकात करेंगे। आपके इल्म में है इसका बैकग्राउंड पूरा, हमारे व्यूअर्स के भी इल्म में है। और मौलाना साहब ने ये शिकायत भी की थी कि आप पहले अपनी सफ़ों के अंदर मेरे बारे में जो राय है उसको दुरुस्त करें और उसकी बुनियाद पर ये जो है अब फैसला किया गया है। क्या समझते हैं ये फैसला कैसा है JUI-FA का और PTI के हवाले से कितनी हद तक जो उनकी हिकमत अमली है उसको सपोर्ट करेगा? अच्छा, पहली बात तो ये JUI-FA की हिकमत अमली नहीं है। ये मैं आपको कंफर्म खबर दे रहा हूँ। जी, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली है। और मेरी अभी थोड़ी देर पहले मेमन साहब से गुफ्तगू भी हो रही थी, जो सेनेटर हैं इनके, हुमायूं मेमन साहब, और उनसे भी मैंने ये बात कंफर्म की है। पिछले दिनों जब इमरान खान साहब की तवातर से मुलाकातें हुई थी ना, उसमें उनकी मुलाकात अपने पॉलिटिकल साथियों से भी हुई थी। उसमें असद कैसर साहब से मुलाकात हुई थी और असद कैसर साहब ने ये तजवीज़ दी थी इमरान खान साहब के सामने कि मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ दूसरी जमातों के साथ भी, जो हमारे इत्तेहादी हैं सो कॉल्ड, या हमारे कहने सुनने में हमारी बात हमसे करते हैं, आप उनसे भी एक अदद मुलाकात कर लें। क्यों ना एक अदद मीटिंग अरेंज कराई जा सके महमूद खान अचकजई साहब की, अख्तर मेंगल साहब की और मौलाना फजल रहमान साहब की। तो उन्होंने कहा कोई एतराज़ नहीं, ये होनी चाहिए। तो फिर आपको याद होगा 3-4 दिन पहले, ठीक उस दिन, उस रात जिस दिन 17 जजेस की असामियां पैदा की गई सुप्रीम कोर्ट में, जिस दिन सर्विसेज चीफ की नौकरियों में एक्सटेंशंस दी गई, उस दिन असद कैसर साहब की मुलाकात हुई थी मौलाना फजल रहमान साहब से। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने बिल्कुल साफ इनकार नहीं किया था। उन्होंने कहा मैं थोड़ा मुशावरत करूं, क्योंकि ये लोग चाह रहे थे कि एक प्लेटफॉर्म पर अपोजिशन का एक एहतजाज तो कम से कम रजिस्टर्ड हो, पता तो चल सके। तो फिर अब सेनेटर जो उसी दिन मौलाना साहब ने ये शिकायत की थी ना, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था कि आपकी सफ़ों मेरे हवाले से रहा। नहीं, वो सफ़ों वाली बात नहीं थी, वो सफ़ों वाली बात नहीं थी। वो तो आप नैरेटिव को तो बदल नहीं सकते ना सर, उसके लिए तो एक मुद्दत चाहिए, उसके लिए एक मुद्दत चाहिए। अच्छा। सफ़ों में मौलाना फजल रहमान साहब के लिए कोई अच्छी वैल्यूज या अच्छी बातें, इट विल टेक सम टाइम। अभी तक किया क्या मौलाना साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर? इसके के अच्छे मशवरे उन्होंने जरूर दिए। अच्छे मौलाना साहब के कहने पे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 26वीं आईनी तरमीम के अंदर कंट्रीब्यूशन नहीं दिया।
मौलाना साहब के ही कहने पे ये सब कुछ हुआ। उन्होंने कहा मैं ये चाहता हूं कि आप फिर भी वोट न दें, फिर भी वोट न दें। ठीक है, अब मौलाना साहब ने खुद ये पास करवाई और आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने उनको मशवरा दिया। अच्छा, पीटीआई को सामने मशवरा दिया, स्टेटमेंट थी, पीटीआई को मशवरा दिया, और अब तभी ये अच्छा, आप इसको छोटी खबर ना समझें, बिल्कुल ये बड़ी अहम बात इसको है कोई जो आप कर रहे हैं पॉलिटिकल कि मूव ना, इसको एक बहुत छोटी पॉलिटिकल मूव ना समझे। मौलाना ख्वाहिश ये थी पीटीआई की कि कल का जो सवाबी का इंटरचेंज के अंदर जो एक पब्लिक एक शो करना है, जिसको अली अमीन गंडापुर साहब ये कहते हैं कि इस बार एक सूबे की तरफ से करारदाद जाएगी। ठीक है, ख्वाहिश ये थी कि कल तक ये मामला हो जाता, लेकिन जाहिर है फिर मौलाना साहब जा रहे हैं, बरतानिया गए तो उन्होंने कहा कि मैं अभी कुछ सियासी तौर पर कुछ टाइम के लिए किनारा कशी अख्तियार कर रहे हैं। अच्छा, मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा। सलमान अनीस साहब, ये बड़ी अहम बात की अभी सलमान ने भी कि मौलाना साहब ने ही पीटीआई को ये मशवरा दिया था कि आप जो हैं वोट ना दें, और खुद मौलाना साहब जो हैं वो बार बार ये कहते रहे कि मैंने ही इसको जो है ना 22 तक शिकों तक लेके आया और मैंने बड़ी मेहनत की है। ये क्या कहानी आपको लगती है? कोई कहानी नहीं है, ऐसी अजीब बेपर की बात है। अब बैठे हुए नहीं है क्या पीटीआई वाले, इस सारे के सारे जो ये तरमीम हुई हैं उसके बाद आंट द सिटिंग, जो आज उन्होंने उमर अयूब ने शिकवा किया कि एक तरफ हमें जो है वो जुडिशल कमेटी के अंदर बिठाते हैं, दूसरी तरफ हमारे ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये इनके साथ कोई अचंबे के अंदर कोई अचानक जो है वो कहानी हो गई है। मौलाना हैज़ प्लेड वेरी वेल, इसमें तो कोई शक नहीं है। मैं सलमान हैदर साहब की इस बात से जो है ना वो एग्री करता हूँ कि मौलाना ने फिर सियासत की है और अपने आप को सेफ गार्ड कर लिया और अपनी पोजीशन को उन्होंने रीएटरेट कर लिया हुआ है और आगे डाल दिया है पीटीआई को। ये बंदूक उन्होंने उनके कंधे के रख के ऊपर चलाई है। अब ये जो आप बात कर रहे थे कि मौलाना की जो है वो मुलाकात होनी चाहिए पीटीआई से, तो ये लव स्टोरी तो अब चलेगी, इसलिए क्योंकि पीटीआई को बंदे मुक गए ने। पीटीआई की अपनी जो पार्टी रिफ्ट है और जिस किस्म की तोड़ फोड़ का पीटीआई इस वक्त शिकार है, हुण वो चाहते हैं कि मौलाना के बंदे आके इन्होंने एहतजाज जड़े ना वो शिरकत करें। दिस इज़ व्हाट्स हैपनिंग। अगर आप ग्राउंड रियलिटी को देखें तो पीटीआई वांट्स टू रिलाई ऑन मौलाना स्ट्रीट पावर, ताकि ये एक दफ़ा फिर कोई शो ऑफ पावर कर सकें, फिर एक दफ़ा कोई एहतजाज का कोई माहौल बनाए को पता लगे कि यार साढ़े नाल बड़े बंदे ने ऐ चेक करो मौलाना भी आ गए ने साढ़े पीछे, तो वो गवर्नमेंट को टफ टाइम देने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन मौलाना का स्ट्रीट पर निकलने की वजह नहीं बनती। वाई वुड मौलाना बी अ पार्ट ऑफ दिस एंटायर सर्कस ऑन बिहाफ ऑफ पीटीआई? मतलब अब पीटीआई के अपने बंदे डंडे खाने के लिए चले गए हैं, तो मौलाना को वो चाहते हैं कि उनके वर्कर्स आएँ और उसी तरह जो ये सारा कुछ डंडा सोटी चल रहा था वो चले और उनके वर्कर्स के साथ अब ये हो। नहीं, वो तो बानी पीटीआई से गारंटी मांग रहे हैं ना, वो इसी वजह से फैसला हुआ मुलाकात करने जा रहे हैं। मौलाना ने दिलासा ही देना है ना, जत्थी पा के उन्होंने दोवां ने एक दूसरे के कंधे ते रख के रोना ही है ना कि साढ़े नाल धोखा हुआ है, तो उन्हें कहना हाँ साढ़े नाल भी हो ही गई है थोड़ी बहुत गेम। तो ये एक दिलासा देने के अलावा दे डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू ऑफर टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे को जफ्फी पाणगे और उसके बाद रोणगे कि साढ़े नाल ए होया तो थोड़े नाल ए होया। लेकिन इवेंचुअली अगर आप देखें, मैं हमेशा एक बात ये कहता हूँ कि आप गवर्नमेंट को जब टाइम देते हैं और मुआशियात की तरफ जब नज़र डालते हैं, आपके स्टैटिस्टिक्स बेहतर होते हैं, तो ऑटोमेटिकली अवाम का भी जो सेंटीमेंट है वो इस एहतजाज से और इस इंतशार से काम कारोबार की तरफ जाता है और उसके बहुत मस्बत नताइज हैं। आज अभी मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर ने फिर बिजली की कीमतों के अंदर को 2 से 3 महीने के अंदर जो है वो रिलीफ देने का ऐलान किया है। तो यू नो द गुड न्यूज़ आर ऑल अराउंड। ऐसा नहीं है कि एक बिल्कुल ही केओस का माहौल है और कुछ समझ में नहीं आ रही। आई अंडरस्टैंड कि जो आपकी जुडिशरी के अंदर हो रहा है या जो आपकी सियासत के अंदर हो रहा है ये इसी तरह चलता रहता है। ठीक है, जो गवर्नेंस के मामलात हैं जिनके ऊपर तवज्जो दी जानी चाहिए उसके ऊपर मेरा ख्याल है गवर्नमेंट का फोकस बहुत बेहतर है। चलें, बस सलमान साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी। ये तो एक तो सलमान भाई है, मैं सिर्फ यही कहूँगा, अभी प्राइम मिनिस्टर ने जो यूनिट्स में कहा कि थोड़ी उन्होंने शायद किसी किस्म का कोई डिस्काउंट दे दिया है बिजली के बिलों में या उसके यूनिट्स के अंदर, और भाई उन्होंने कहा सर्दियों में ज्यादा इस्तेमाल पर। अब सर्दियों में क्या इस्तेमाल, इसी चलाना शुरू कर दें, और जो वक्त था वो गुजर गया। यही तो सब ड्रामेबाजी हम देख रहे हैं। और गर्मियों में करना था ना ये काम, सर्दियों में ज्यादा यूनिट इस्तेमाल करने। भाई सर्दियों में बिजली बंद रही है, इस्तेमाल नहीं हो रही। बात अवाम को रिलीफ देने की होती है। सलमान हैदर साहब शुक्र करें गवर्नमेंट की किसी एंड के ऊपर तो फोकस है। केपी गवर्नमेंट बताए ना क्या करती है, इससे पहले बताया ना कि इनकी गवर्नमेंट जो थी इन्होंने अवाम को किधर रिलीफ दी है, कॉस्मेटिक्स के लिए ही सही। मैं कहता हूँ आपकी बात में मान लेता हूँ। मेरे ख्याल में वो प्रोविंशियल टॉपिक अलग है, फेडरल अलग। मैं इनकी बात मान लेता हूँ। गवर्नमेंट ने दिल रखने के लिए, लोगों के कानों को खुश करने के लिए ये एफर्ट की। चले मैंने आपकी बात मान ली, फॉर अ सेकंड आई बाय योर आर्गुमेंट। बाकियों ने तो ये भी नहीं ना किया।
अवाम को कहीं पे तो कोई उम्मीद, कोई दिलासा, कोई मरहम, कोई दाद रसाई किसी ना किसी फॉर्म में तो देंगे, या गवर्नमेंट भी हाथ पे हाथ रख के बैठी रहे? चले सुन ले, एक आधा अच्छा काम हो रहा है तो उन्हें अप्रिशिएट कर लिया। सलमान हैदर साहब की बात सुन ले जी। मैं एक तो बात अपनी ये कंप्लीट कर लूं जी जी। कि कोई कुछ कर रहा है तो कुछ से क्या मुराद है, मुझे इस चीज की समझ नहीं है। पिछले साल 400 थे पार्टिकल्स एयर के अंदर, आज हम घर से बाहर नहीं जा सकते, नजर ही कुछ नहीं आ रहा। मेरे सामने विंडो है, मुझे नजर ही कुछ नहीं आ रहा लाहौर के अंदर। अब 1200 तो आम सी बात हो गई है लाहौर में। हम एक अदद सिलेंसर्स के अंदर मुंह, गाड़ियों के सिलेंसर के अंदर मुंह रख के बैठे हुए हैं। ये पॉलिसी किसकी बात कर रहे हैं? जब सांस मुश्किल हो गई इस मुल्क के अंदर, ये पॉलिसी, ये सवाल है, बना रही थी, सारे मुल्क से बाहर है, सब एंजॉय कर रहे हैं, अपने विंटर वेकेशंस को एंजॉय कर रहे हैं। बड़ी बात केपी की हुकूमत करे ना करे, मुझे इससे नहीं कंसर्न। मैं ये कह रहा हूं कि सर ऐसी बिजली के सस्ता करने का क्या फायदा जो मैंने इस्तेमाल ही नहीं करनी। चले, अब वो कह रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि ज्यादा बिजली इस्तेमाल करें, ज्यादा पैसे बचाएं। ये इमरान खान ने इकट्ठे और बैठ के रोना है। ये बहुत बड़ी स्मार्ट मूव होगी, अगर ये हो गई तो बहुत बड़ी स्मार्ट मूव होनी होगी। तो कल सवाबी का वही एक नेट प्रैक्टिस है जी। सवाबी की बात करते हैं सलमान साहब, वही ना स्टॉर्म इन अ टी कप। एक और इनकलाब आने वाला है, जैसे सितंबर में आया, जैसे 4 अक्टूबर को आया। बस ये आने वाले दिनों में देखेंगे, ये जब मुलाकात होगी। इसके अलावा हल भी कोई नहीं है, कोई यू हैव नो। मैं उमर दराज की तरफ बढ़ना चाहूंगा। उमर दराज, आप बताइएगा, सवाबी में जलसा होने जा रहा है, कहा गया है आइंदा की मंजिल का जो है वो तयन किया जाएगा इस जलसे के हवाले से। क्या समझते हैं, क्या मंजिल है और किस तरह से जो है ये तयन किया जाएगा, और फिर ओवरऑल इस जलसे के हवाले से भी क्या तवक्कुआत वाबस्ता हैं? इसमें आपसे लूंगा उमर दराज ब्रेक के बाद। नाज़रीन, जहां पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा।